हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माइक्रो टीचिंग में हमारी जो नेक्स्ट स्किल है वो है आज रीइंफोर्समेंट स्किल, यानी कि जिसको पुनर्बलन कौशल भी कहते हैं। पुनर्बलन पुनर्बलन के बारे में हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। वैसे स्किनर की थ्योरी आपने पढ़ी है, उसमें पुनर्बलन का जिक्र हुआ है। आपने देखा होगा कि जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो पूरी पुनर्बलन पर ही आधारित है। उसका बेस जो है वो रीइंफोर्समेंट ही है। तो बहुत बार क्वेश्चन भी आता है ये टीईटी, सीटीईटी और अन्य टीचर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो वो दिया है सी हल। सी यानी कि क्लार्क हल, ठीक है। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो सी हल ने दिया है, और जो बेस्ड ऑन थियरी ऑन रेनफोर्समेंट है वो दी है स्किनर ने। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर, पुनर्बलन कौशल हुआ क्या और क्या इसमें किया जाता है, कैसे इसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो आप ध्यान से देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि पुनर्बलन एक मनोविज्ञान का ही शब्द है। ये मनोविज्ञान में हम रीइंफोर्समेंट को पुनर्बलन कहते हैं। और मैं कहूँगा तो सामान्य भाषा में आपने देखा होगा इसको बोलते हैं प्रोत्साहन। तो जो प्रोत्साहन जो शब्द है, ठीक है, किसी को इनकरेज करना या प्रोत्साहित करना, वही पुनर्बलन है। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वह कह सकते हैं कि उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बेहतर होता है हमेशा। तो मनोविज्ञान में पुनर्बलन का भी यही काम है, इसी को हम पुनर्बलन कहते हैं। कि तो क्लासरूम में बात करें तो टीचर छात्रों से क्या अपेक्षा रखता है कि छात्र जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसके प्रति बेहतर रिस्पॉन्स कर पाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पुनर्बलन बच्चों को देना, ठीक है। तो इसलिए ये स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं तो ये कहूँ कि ये स्किल किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आधार होती है। बिना इसके न टीचिंग हो सकती है न लर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करेंगे पुनर्बलन। तो ऑथेंटिक डेफिनेशन के रूप में स्किनर ने इसको इस प्रकार डिफाइन किया है कि पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि रेनफोर्समेंट इज कंडीशन दैट इंक्रीज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। ये डेफिनेशन ये कह रही है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि एक कंडीशन है ये रेनफोर्समेंट वाली, जो छात्र की प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स में क्या करती है, वृद्धि करती है। तो छात्र इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लग जाता है कक्षा में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि छात्रों में एक अलग एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हो जाती है, एक उत्साह उनमें पैदा हो जाता है पढ़ने के प्रति, जानने के प्रति। नाउ इसमें टीचर स्टूडेंट के सामने दरअसल ऐसे उद्दीपक प्रस्तुत करता है। कैसे पुनर्बलन दे हम, तो इसमें टीचर करता है क्या, क्लासरूम में बच्चों के सामने ऐसे स्टिमुलस कह सकते हैं कि प्रेजेंट करता है या उनसे दूर करता है। दोनों केस होते हैं, ध्यान देना। या तो बच्चों के साथ स्टिमुलस को जोड़ देगा या उनसे दूर कर देगा, ताकि छात्रों की क्या हो, जो रिस्पॉन्स की जो है प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, वो बढ़ जाए, ठीक है ना। एज इट इज सैड, वीडियो रीइंफोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव देन ऑडियो रीइंफोर्समेंट। ये भी कहा गया है कि जो वीडियो रीइंफोर्समेंट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं किसके, ऑडियो रीइंफोर्समेंट के। वीडियो रीइंफोर्समेंट क्या हुआ, वीडियो यानी कि विजुअल। विजुअल रीइंफोर्समेंट वो होते हैं, अक्सर बहुत बार प्रोत्साहन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं क्लासरूम में। बच्चों को आपने देखा होगा कि सही उत्तर देने पर उनको पारितोषिक देना, जैसे मैंने पेन दे दी, पेंसिल दे दी बच्चे को, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बजाय सिर्फ शाब्दिक, जैसे कि बहुत अच्छा आपने किया, गुड, वेरी गुड। तो इनके लेवल उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। तो हमेशा जो वीडियो रीइंफोर्समेंट होता है मोर देन इफेक्टिव ऑडियो रीइंफोर्समेंट, ओके। रीइंफोर्समेंट का काम क्लासरूम में छात्रों की जो रिस्पॉन्सेज है उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देना है भाई, ये समझिए आप। तो आया आपको समझ में। टीचर प्रेजेंट सच स्टिमुलस टू स्टूडेंट और रिमूव फ्रॉम देम सो दैट द चांसेस ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज, ओके। तो आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। अब बात करेंगे हम पुनर्बलन कौशल से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो नाउ आई एम डिस्कसिंग पॉइंट्स द कीप इन माइंड रिलेटेड टू रीइंफोर्समेंट स्किल।
कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए पहला चीज़ लिखी है, सामान्य उत्तरों के लिए पुनर्बलन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ओके, reinforcement should not be used to easy answer or normal answer. Should not be used for easy answer और नॉर्मल आंसर। ध्यान देना कि सरल आंसर बच्चा जब बोलता है और नॉर्मल साधारण से आंसर वो बच्चा अगर क्लासरूम में बता रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है टीचर को कि बहुत सारा पुनर्बलन देने लग जाए, आप वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा बोला आपने, वगैरह वगैरह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। बच्चे का क्लास का स्तर क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसके स्तर से ऊपर का क्वेश्चन है या हाई लेवल का क्वेश्चन है, उसका आंसर जब बच्चा देता है उसके अकॉर्डिंग आप पुनर्बलन देंगे। अब आप कक्षा 6 के बच्चे को पूछ रहे हैं हमारे देश का नाम क्या है और वो कह रहा है भारत, आपने उसकी पीठ पे थपथपा दी और कहा वेरी गुड बच्चा, तो ये तो दिस इज़ नॉट गुड। ओके, एंड सी द सेकंड पॉइंट, पुनर्बलन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको निष्पक्षतापूर्वक दिया जाना चाहिए। निष्पक्षतापूर्वक यानी वाइसिंग नहीं होनी चाहिए। वेदर रेनफोर्समेंट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, इट शुड बी गिवन विदाउट वाइसिंग। बच्चों के सामने चाहे आप धनात्मक दे रहे हैं चाहे ऋणात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं तो बच्चों के सामने वाइस नहीं करनी। किसी बच्चे को आप अत्यधिक वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए, और किसी बच्चे को बिल्कुल आप क्या कर दे रहे हैं, उसको उसकी उपेक्षा कर दे रहे हैं, तो ये गलत है। इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए। पुनर्बलन आपको पूरी कक्षा में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, कोई गलत कार्य करने पर छात्र को सबके सामने डांटने के बजाय अकेले में समझाएंगे भाई, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो पड़ेगा। कभी भी वो कक्षा में स्टूडेंट की बेइज्जती करने पर मत तुलिए कि यहीं पर डांट दिया आपने उस स्तर का, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि उसको, बहुत बार बच्चे अलग अलग ढंग से इमोशन लेके आते हैं, तो इसलिए आप उनको क्लास के बाहर या क्लास के बाद में उनको समझाएंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। अगली बात करते हैं, अधिक पुनर्बलन भी नकारात्मक रूप ले सकता है भाई, ध्यान देना। बहुत ज़्यादा पुनर्बलन का प्रयोग करना ये भी बड़ा हानिकारक होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये बच्चे में कहीं ना कहीं लालच की भावना पैदा करता है और बच्चा हमेशा लालच के, कह सकते हैं कि लालच का आदी हो जाता है, और जब तक लालच न दिया जाए वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसलिए so remember that given more reinforcement can take negative form or direction, so keep on your mind. okay, अब बात करेंगे हम हर स्किल की तरह निरीक्षण सूची यहाँ पर भी तैयार की है मैंने। देखिए जो ऊपर की एंट्रीज हैं ये आप बना देंगे, इसको कौशल का नाम, ठीक है, कक्षा जो भी है, टाइम कितना है, और प्रकरण जो भी है, टॉपिक वगैरह वो आप कर देंगे। सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, रेटिंग, इस बार मैंने 0 भी फिर ऐड कर दिया है, कल भी बता दिया था मैंने। स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल चली थी 0 से 6 तक चलेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इसके कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट आपको याद भी रखने हैं भाई, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। 5 नंबर में ये क्वेश्चन अलग से आता है, किसी भी कौशल का वो कंपोनेंट एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो इसमें बात करते हैं कंपोनेंट, किन किन कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए हमने टीचिंग करनी है। पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, ये आपके जब आप लेसन प्लान तैयार करोगे तो उसमें भी मेंशन होना चाहिए क्लासरूम में कि आप पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट आप दे रहे हैं। वर्बल यानी कि जो मुंह से बोले जाते हैं, जैसे कि शाबाश, बहुत अच्छा, वगैरह वगैरह, जितने भी शब्दों से जो बोले जाते हैं, ठीक। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, देखो सकारात्मक है, अशाब्दिक है, यानी कि जो शब्दों से नहीं होंगे, यानी कि बहुत बार पीठ थपथपाना, क्लैपिंग करवाना किसी बच्चे के लिए, ये इस प्रकार के सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। आँखों भाव, आपके जो हाव भाव हैं उससे भी आप सकारात्मक पुनर्बलन दे सकते हैं। नकारात्मक शाब्दिक और अशाब्दिक को मैंने एक साथ लिख दिया है। तो नेगेटिव भी बहुत बार लोग सोचते होंगे नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या हुआ, ये गलत चीज़ तो नहीं है, ऐसा नहीं है। रेनफोर्समेंट इसमें भी शाब्दिक के रूप में आप बहुत बार बच्चों को बोल सकते हैं, नहीं बच्चा ये ठीक नहीं है वगैरह, इस प्रकार से बोल सकते हैं, गलत वगैरह ऐसे बोल सकते हैं। अशाब्दिक में आप जैसे गलत कर दिया तो सर हिला सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। बहुत ज़्यादा डांटना फटकाना नहीं है।
उदाहरण के तौर पर नकारात्मक पुनर्विलोपन को मैं समझा दूँ आपको। अगर कक्षा में बच्चों को अंधेरे से प्रॉब्लम हो रही है, वो लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कक्षा में उजाला करने की कोशिश कर देते हैं। तो यानी अंधेरा वाला जो स्टिमुलस था उसको हटा दिया आपने बच्चों से, ताकि पढ़ने में उनको मदद मिलने लगी। समझ गए? जैसे जाड़ा लग रहा है तो जाड़े को दूर करना है तो क्या करेंगे? स्वेटर बच्चों को पहना लेंगे या कमरे का ताप बढ़ा देंगे। तो समझ गए? तो जाड़ा एक बुरा उद्दीपक है जिसको वहाँ से हटाने से बच्चा रिलैक्स फील करता है। तो इसी प्रकार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को समझना है। छात्रों का उत्तर दोहराना, रिपीटिंग स्टूडेंट आंसर। जब बच्चे आंसर देते हैं तो अगर टीचर भी उसके साथ दोहराता है, हाँ इस बच्चे ने क्या बोला, खुद भी दोहरा रहे हैं, तो ये भी बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है छात्रों के उत्तर श्यामपट्ट पर लिखना। कुछ बेहतर उत्तर बच्चों से आते हैं और बहुत अच्छे उत्तर आते हैं तो उनको आप श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं या बच्चों से भी लिखवा सकते हैं। ध्यान दें कि अच्छा आप बोल रहे हैं, आइए लिख दीजिए। तो राइट द आंसर ऑफ स्टैंड एट ब्लैक बोर्ड। तो टीचर को भी लिखना होता है, कभी 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 बच्चों से भी लिखवा सकते हैं आप। और ये लास्ट है अत्यधिक शाब्दिक व अशाब्दिक पुनर्विलोपन। अत्यधिक का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि डोंट यूज ऑफ अननेसेसरी रीइंफोर्समेंट। हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा रीइंफोर्समेंट का प्रयोग भी कक्षा में नहीं करना चाहिए। बार बार हर क्वेश्चन के लिए लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को देखते हुए आप रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करें। तो ये थी इस बार की स्किल और आज था रीइंफोर्समेंट के बारे में मैंने आपको बताया। कल हम डिस्कस करेंगे इस पर, मैं एक प्लान बनाऊंगा, बताऊंगा। आज आप इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कल जो है अगली जो वीडियो आएगी उसमें लेसन प्लान मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आप प्लान तैयार करेंगे। ओके, सो मच फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।